नमस्कार। मैंने कल आपको पहले वीडियो में मलयज द्वारा लिखी गई डायरियों का कुछ संग्रह पढ़ाया था। आज फिर से जो बाकी रह गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 5 जुलाई 62 की बात है। कौसानी जगह का नाम, ठीक है। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बड़बस ध्यान खींचा। परिचय पूछा, बलभद्र ठाकुर बताए। नाम से अपरिचित नहीं था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। आत्मश्लाघा मतलब अपनी बड़ाई करना। आत्मश्लाघा का मतलब है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा। फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे कैसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। सुनकर रास आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थीं। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने थे वो। 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लगाई थी। अतः विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला हैं। मैंने बहुत मजबूत जीवट की हैं और कामकाजी महिला हैं घर की माँ। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा। उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल। और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जान। वो जो अध्यापक लोग थे वो कैसे लोग थे तो एक खास प्रकार के पहाड़ी लोग थे। सीधे सादे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाएं। पानी की खूबी है कि अगर साफ़ पानी हो तो उसमें छवि स्वच्छ दिखाई पड़ती है। तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साफ साफ दिख जाएं, ऐसा किसी का व्यक्तित्व तो होता है जो इतना तरल होता है, इतना स्वच्छ होता है कि उसमें कोई मैल नहीं रहता। तो जहाँ मैल नहीं है वहाँ आपकी परछाई उसमें साफ साफ दिखाई पड़ेगी। लेकिन जहाँ मैल है तो लोग छुपा जाते हैं बात को। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल के जो मैले लोग होते हैं वे ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसा कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे। अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। इसलिए वह अखरता नहीं। पर यह नहीं अखरना किसी अंतःस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है। उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी ऐसे ही कट जाएगी। कुछ कट गई, बाकी भी कट ही जाएगी भाई। 8 जुलाई 62, कौसानी। कल शाम से तेजी रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है। इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए
कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी सुगंध आती है कि आंखें बंद हो जाती हैं, व्यक्ति उसको महसूस करता है। दिल्ली में ये डायरी लिखी गई 30 अगस्त 76 को। सब सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म मैं जब पहले ही जान चुका था। पर वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल ही में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झमड़ाए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। मतलब वह बेचना चाहती थी जल्दी से जल्दी। 10 मई 78। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये बहुत बड़ी बात। आदमी यथार्थ को तो जीता ही है, साथ साथ उसको वह रचता भी है। आप जो करते हैं वह कहीं न कहीं आप रचते हैं, आप बनाते हैं। कोई उदाहरण अगर आप प्रस्तुत करते हैं अपने बिहेवियर से, व्यवहार से, तो जानिए कि आप उस क्षण को रच रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति वो महान हो जाते हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं या कोई कठिन कार्य करते हैं और कार्य को संपूर्णता तक ले जाते हैं। तो यथार्थ को रचता है व्यक्ति। सच तो होता ही है, दुनिया में जो सच है उसको आदमी जीता है, लेकिन अपने आचरण से, अपने कर्मों से व्यक्ति सच को रचता भी है, यथार्थ को, हकीकत को रच देता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे व्यक्ति के बच्चे होते हैं जिनको हम लोग पैदा कर देते हैं, लेकिन वो क्या हैं, वो भी रचे हुए हैं, लेकिन अंत में वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ, और इसी कारण से आदमी अपने बच्चों से बंधा रहता है और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। और वह जो आपका है, जिसको आपने बनाया है, रच दिया है, वो आपकी धड़कन में शामिल है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। ये दोनों दो चीज़ें हैं, भोगा हुआ यथार्थ, रचा हुआ यथार्थ। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसीलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है। आपको अपने आचरण से, अपने कृतित्व से अपना एक नैतिक कर्म करते हुए एक नया यथार्थ छोड़ के जाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने जिस सच को जिया है, आपको भी एक सच आने वाले के लिए छोड़ के जाना है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यही है सामाजिक सत्य। व्यक्ति का सामाजिक दायित्व भी होता है। आप पेड़ को काट के अपना विकास कीजिएगा तो पेड़ को लगाना भी चाहिए। अगर 5 पेड़ काटे हैं तो कम से कम 5 पेड़ तो लगाइए। ठीक है, सतत विकास होना चाहिए। यथार्थ भोगिए भी और उसको बनाइए भी, रचिए भी। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है।
जब तक आप ये कर्म पूरा नहीं करेंगे तब तक मानवीयता अधूरी है। हर आदमी इस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। आदमी जो संसार जीता है या भोगता है उसको वह रचता है। आदमी के होने की शर्त वह रच जाता भोगा जाता संसार ही है। आदमी होने की पहचान वही है। अगर आप आदमी हैं, दावा करते हैं दुनिया के समस्त सजीवों से आप श्रेष्ठ हैं, तो आप निश्चित रूप से यह जानिए कि आपको यथार्थ जीना है और उसके साथ साथ रचना भी है। अगर आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो महान हो, जो ऊंचे दर्जे का हो, तो आप साधारण किस्म के व्यक्ति हैं। खास करके जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमारे चरित्र में ऐसी बातों का समावेश होना जरूरी है। हमें अपनी पढ़ाई से यही सब तो सीखना है कि हम कैसे अपने जीवन को ऊंचा बनाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शिक्षा के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की परिभाषाएं देते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए जो परिभाषा सोची है शिक्षा की, वो ये है कि शिक्षा क्या है। अगर कोई सवाल पूछेगा तो मेरे नज़र में उसका उत्तर है शिक्षा वो है, शिक्षा वह साधन है जिससे हम अच्छा और महान बनते हैं। एजुकेशन मेक्स अस गुड एंड ग्रेट। एजुकेशन मेक्स अस गुड एंड ग्रेट। गुड बनाता है, ग्रेट बनाता है। अच्छा बनना है, महान बनना है। यही तो है पढ़े लिखे होने का मतलब कि हम अच्छा बनेंगे और महान बनेंगे। हम ऊंचे कर्म करेंगे, जानकारी हमें होगी, हमारे पास में ज्ञान होगा, तो हम महामानव की श्रेणी में खड़े होंगे, क्योंकि हमारा आचरण वैसा हो जाएगा जो अच्छे लोगों के होते हैं। जो एक मूर्ख आदमी, एक अनपढ़ आदमी और पढ़े लिखे में जो फ़र्क होता है, वह फ़र्क नज़र आना चाहिए। ठीक है? मतलब मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो तो आग नज़र आनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। ये परस्पर डिपेंड करता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। इसकी दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं। मतलब परस्पर है सामाजिक संबंध। आप परंपराओं से सीखते भी हैं और नई परंपराएं बनाते वक्त आप समाज को सिखाते भी हैं। ये है, आपको इसी समाज से अपना पोषण भी लेना है और इसी समाज में अपना उत्पादन भी दे कर जाना है। वह ज्ञान के क्षेत्र में भी होगा, अर्थ के क्षेत्र में भी होगा, और जितने भी उत्पादन के मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों पर होगा। 11 जून 78। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक हैं तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, इसी से उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं, यानी मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्थता की मांग रखता है, डायरी लिखना भी। मतलब आपने जो भी अनुभव किया, जो भी अवलोकन किया दैनंदिन घटनाओं के द्वारा, उसको निष्पक्ष भाव से लिखना, तटस्थ भाव से लिख पाना, यही लेखक का कर्म है। ये नहीं कि मेरे लिए जो अच्छा है मैं कहूँगा कि वह सही है और इसके अलावा सब गलत है। यह ठीक नहीं है। दुनिया में मैं जितना भोग पाया उतना भोगा, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ उतना ही है। ठीक है, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और किसी की बीवी खूबसूरत नहीं है। मेरा बेटा अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में और किसी का बेटा अच्छा नहीं है। मेरे पास में एक कार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास में और कार नहीं है। ये मतलब है। मतलब आप जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये कहने का मतलब है यहाँ श्रीमान मलयज जी का। तो कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। मतलब यथार्थ पे आपके पैर टिके हों और कल्पना की उड़ान आसमान तक जाएगी। आप वह भी सोचोगे जो नहीं है इस दुनिया में। और आपका पोषण कहाँ से आएगा? तो जहाँ जो कुछ है उसी से। ये स्थूल शरीर आपको मिला है तो ये आपकी ताकत हुई और इस ताकत का इस्तेमाल करना है दुनिया की उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में जो मानव जाति को या जीव जगत को दुख पहुंचाते हैं। 20 जून 78। सुरक्षा डायरी में भी नहीं। अब देखिए, डायरी बहुत सारे लिखते हैं। एन फ्रैंक की डायरी अंग्रेजी में मैंने पढ़ाया है, बहुत दिनों तक पढ़ाया हूँ। तो एन फ्रैंक लिखती है कि चूँकि वो अकेली थी, कोई उसको मित्र नहीं था, तो इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया कि मन की बात को उसमें वो शेयर करती है। वो कहती है कि पेपर में पेशेंस होता है, कागज़ में धैर्य है, और पीपुल में, पर्सन में धैर्य नहीं है। वो किसी से डिस्क्लोज कर देंगे आपकी कमजोरियों को, आपकी बातों को, लेकिन पेपर पर लिख दीजिएगा तो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो अपनी डायरी लिखते हैं तो किसी को पढ़ने नहीं देते। कहा भी जाता है कि निजी डायरी किसी की पढ़नी नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति को। ठीक बात नहीं है, मैनर की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्ति के मन की बात होती है। हो सकता है किसी को शेयर करना नहीं चाहते हों तो आपको भी ज़बरदस्ती किसी की निजी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ तो डायरी ही पढ़ने के लिए है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो उसमें था कि डायरी आदमी का एक पलायन के माने एक समस्याओं से भाग करके दुनिया में जब हम नहीं थक रहे हैं, दुखी नहीं खुश हो पा रहे हैं, दुखी हैं, हमें समस्याओं के से जूझना पड़ रहा है, हमें दुख हो रहा है, तो हम डायरी में जा कर के लिख देते हैं अपने मन की बात। किसी से कह नहीं पाए तो डायरी को मैंने कह दिया, डायरी में लिख दिया, तो एक हल्कापन महसूस किया। तो एक शरण स्थली के रूप में डायरी का यूज हुआ, जो हम नहीं कह पाए किसी को, जो वो मैंने वहाँ जाके डायरी में लिख दिया। ठीक है। तो सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। आप अंधेरे में बैठ जाइएगा छुप करके, उसमें सुरक्षा नहीं है, भ्रम है सुरक्षा का। असल सुरक्षा है सूरज का मुकाबला करने में। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, आप छुप सकते हैं लोगों की नज़र से, एक पल पल की धुकधुकी के साथ, और धुक करता रहेगा आपका दिल कि कब पकड़े जाएंगे। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है। चुनौती जो सामने है उसको झेलना, इसी में सुरक्षा की भावना है। लड़ने में, घिसने में और खटने में है। लड़ना है, पिस जाना है, खट जाना है, खटने में है। भाग करके, मैदान छोड़ के, घर में छुप करके, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक जीवन जी करके आप अपने आप को सुरक्षित समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके बगल में किसी की गर्दन काटी जा रही है और आप चुप हैं, तो किसी महान व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है और आप देखते हुए चुप बैठे हैं तो समझिए कि अगला नंबर आपका है। मतलब जनाब, कहीं भी अगर कुछ गंदगी है तो उसके खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप अगर चुप रह जाते हैं तो समझिए कि आपने समर्थन किया उसका, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। किसी के घर में डकैती हो रही है और आप डकैत के डर से दुबक के अपने घर में बैठे हुए हैं, आप उस घर वाले के पक्ष में खड़े नहीं हुए, तो समझिए कि अगला नंबर डकैती होने का आपका घर है, आपके यहाँ डकैत आएंगे। तो ये सब बातें हैं समझने की।
सामाजिकता इसको कहते हैं। सामाजिकता वो नहीं है कि सामाजिकता शब्द पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए तो आप बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिख दिए और आपको 20 में से 18 नंबर 19 नंबर आ गए। जनाब वो तो है ही, वो एक पांडित्य आपने शो किया, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको सामाजिकता ऐसे दिखाना है कि बुराई के खिलाफ खड़ा होइए, क्योंकि ये आपका फर्ज है, आपका धर्म है, पढ़े लिखे होने के नाते ये कर्तव्य है आपका। लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या है कि पढ़े लिखे छात्र को लोग ही कहते हैं कि वह बउआ वहाँ न जा, वहाँ जेब तो मर जाएगा, बाप रे बाप वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ न जा, वहाँ गोली चली थी। तो बात सही है, गोली चलाने वाला निश्चिंत है कि यहाँ कोई आएगा नहीं। बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं, अपने को सेने में अंडा सेवता है आदमी, तो उसमें नहीं है सुरक्षा, बचाने में नहीं है बल्कि जूझने में है। आप समस्याओं से जूझिए तो आप बहुत कुछ सीखिएगा, आप समस्या का मुकाबला कीजिए, आपको सीखने का अवसर मिलेगा। ईश्वर भी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करता है। ईश्वर उद्यमी की सहायता करता है। ये सब कहावतें हैं, सारी बातें सत्य हैं, इनको जीवन में अंगीकार करने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। महान होने में और महान का होने का प्रवचन देने में फ़र्क है। आपको व्यवहारिकता के द्वारा शो करना पड़ेगा, ज्ञान की बातों को जीवन में लागू करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उसको, तब आप सही माने में विद्वान माने जाएंगे। नहीं तो बस वही टीचर जैसे होंगे, जैसे पढ़ना पढ़ दीजिए और पढ़ा दीजिए। 9 दिसंबर 78। जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती। जो भी लिखा जाता है सब रचना नहीं है। ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में वही रचना है, शेष सिर्फ दस्तावेज। दस्तावेज और रचना में फ़र्क है। रचना क्या है कि जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं चलता। जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे वह एक संभावना में हो, वही रचना है। मैंने बिल्कुल न्यू, कुछ नया, उसी को ना बोलेंगे कि आपने बना दिया, रचना कर दिया, फोटोकॉपी नहीं। तो एग्जामिनेशन में हम लोग कहते हैं टीचर के रूप में बच्चे को कि भाई आंसर टू द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने ही शब्दों में आंसर दीजिए। ये मैटर तो मैंने पढ़ाया बताया, लेकिन आप क्या समझे उसको आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखिए। पासपोर्ट का फोटोकॉपी नहीं उतारिए, टीचर की बात सुनकर हूबहू नहीं लिखिए। आप अपनी तरफ से उसको लिखें कि आपने उसको इस रूप में समझा। लेकिन यह दस्तावेज भी ज़रूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भोगाता है। जंगले से आती हुई धूप, मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई धूप, और मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा, शीतल और स्वच्छ, इनकी कोई राजनीति नहीं है। यह हकीकत है, ये सच है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 25 जुलाई 80। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। डर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं से कोई भयंकर बीमारी ना लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, उसे किस अस्पताल में ले जाऊँगा, इलाज की कैसे व्यवस्था होगी। इस डर की वजह से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं। एक पत्ते की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का वह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देर होती है
जब उसके लौटने की संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है। इन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। फिर अनायास ही प्रार्थनाएं, समय बीतते जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है। प्रतीक्षा का डर, फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहाँ नहीं दिखने लगते हैं, तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर न देकर, उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। मन इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। तो इसके बाद का जो डायरी के पन्ने हैं, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आपको इसके लिए धन्यवाद।